हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक इंजीनियरिंग एंट्रेंस जी मेंस, जी एडवांस एंड ऑल्सो फॉर मेडिकल एंट्रेंस नीट। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इजी और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप वीडियो को लगातार कंटिन्यूसली एक एक करके देखते जाएंगे तो आप हर तरह का प्रॉब्लम नॉट ओनली बोर्ड एग्ज़ाम का बट ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें। तो आइए बात करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reactions. Second, factors affecting the rate of reactions and also mechanism by which a chemical reaction टेक्स प्लेस। इन तीन मेजर टॉपिक पर हमारा डिस्कशन होगा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। इन टॉपिक को भी फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन तीन टॉपिक में पहला है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होगा, किस रेट से होगा, किस वेलोसिटी से होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ साथ उन्हीं सभी फैक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करना है जिन पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, जैसे आपका रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, रिएक्टेंट्स की नेचर हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमें मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म की बात होगी तो देखिएगा, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है सभी स्टेप्स का इन विच ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरह के मैकेनिज्म को भी हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स में से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिएगा, रेट की जब बात हो रही है, रेट वर्ड आते ही आप समझ गए होंगे कि स्पीड की बात करेंगे या फिर वेलोसिटी की बात करेंगे, रिएक्शन किस स्पीड से होगी। आप लोग मैकेनिकल रेट पढ़ते हैं और मैकेनिकल रेट को डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बिकॉज जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज आते हैं। सिमिलरली जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है किसी व्हीकर में, तो वहाँ पर मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस लगातार चेंज होती हैं। तो यहाँ पर जो रेट होगा रिएक्शंस में, रेट का मतलब होगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये आपका रेट होगा इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किस रेट से आपके कंसंट्रेशन चेंज होंगे रिएक्टेंट के और साथ साथ प्रोडक्ट के, या कोई केमिकल रिएक्शन किस रेट से होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन को सिंबल में अगर हम डेल्टा सी लिख दें डेल्टा सी लिख दें चेंज इन कंसंट्रेशन को, और टाइम आपका डेल्टा टी हो,
तो रेट हो जाएगा आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब इस डेल्टा सी जो कि चेंज इन कंसंट्रेशन है, इसको सेम रखा जाए और अलग अलग रिएक्शन में फॉर द सेम चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी टाइम मेजर किया जाए, तो हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में ये टाइम स्मॉल आए। फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा टी इज फाउंड टू बी स्मॉल। और अगर डेल्टा टी का वैल्यू स्मॉल होता है तो आप देख रहे हैं रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन है, तो अगर टाइम आपका स्मॉल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हाई आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अगर हाई आएगी तो वी कैन से दैट सच रिएक्शन और दिस रिएक्शन इज ए फास्ट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये फास्ट है। दूसरा, अगर हम डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन का किसी दूसरे रिएक्शन में टाइम मेजर करते हैं और ये एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में चेंज होता है कंसंट्रेशन डेल्टा सी, अगर लार्ज है टाइम टेकन फॉर ए चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी, तो आपका डेल्टा टी का वैल्यू अगर लार्ज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लो आएगा, और अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन लो आएगा देन दिस रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन आपका स्लो होगा। इस तरह का रिएक्शन आपका स्लो होगा। तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। कौन कौन से वो 3 कैटेगरी होंगे जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट? तो देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस are classified in 3 categories। 3 कैटेगरी की रिएक्शन होंगी ऑन द बेसिस ऑफ रेट। पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट आर वेरी फास्ट reactions। ऐसे chemical reactions which takes place with a very fast rate, these chemical reactions are those they may takes 10 raised to the power minus 12 to 10 raised to the power minus 16 seconds। इतने स्मॉल टाइम में, विद इन ए वेरी स्मॉल टाइम, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। सो दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शंस? आयनिक रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में होने वाले आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे आपका AgNO3 aqueous plus NaCl aqueous gives AgCl precipitate plus NaNO3 aqueous। देखिए यहाँ पर इन aqueous solution AgNO3 being an ionic compound completely अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन रखा है, इसका मतलब वी हैव ए सोल्यूशन विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ Ag आयन एंड नाइट्रेट आयन, बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो चुका। दूसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन रखा है। सोडियम क्लोराइड भी एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, ये भी अपने आयनों में कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, Ag आयन क्लोराइड आयन कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा AgCl का। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होना है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ओनली बॉन्ड फॉर्म होना है। सो दीज केमिकल रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। क्लियर? तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे? वेरी फास्ट।
और चूंकि इन केमिकल रिएक्शंस में इतना स्मॉल टाइम लगता है, तो इतने स्मॉल टाइम में कंसंट्रेशन के चेंज को मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो 12th लेवल का या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लेवल पर जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं या मेडिकल एंट्रेंस के लेवल पर, यहाँ पर आपके केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करेंगे। इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस विद ए वेरी फास्ट रेट, है ना, इनको हम इस लेवल पर, इस स्टैंडर्ड पर केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट आर, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट आर वेरी स्लो रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो बहुत स्लो रेट से हों, और ऐसे केमिकल रिएक्शंस कौन होंगे? दे में टेक्स months or years in their completion। months और years, महीनों, सालों, हफ्तों लग जाएं जिनके कंप्लीट होने में, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कह रहे हैं कि ये वेरी स्लो हैं, बहुत स्लो रेट से होंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शंस का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप डेली प्रैक्टिस में देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन is a common example of very slow reaction। इस तरह के केमिकल रिएक्शन में भी चूंकि एक बहुत लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है, और इतने लंबे टाइम में कंसंट्रेशन के चेंज को महीनों सालों तक मेजर करना, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इन रिएक्शंस की काइनेटिक्स को भी हम फिलहाल केमिकल काइनेटिक्स में इस स्टैंडर्ड पर स्टडी नहीं करते। दूसरा, तीसरे, ये था सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। थर्ड टाइप के केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट कौन से होंगे? देखिएगा, थर्ड टाइप के केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ये हैं आपके रिएक्शंस विद मॉडरेट रेट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक मॉडरेट रेट से हों। मॉडरेट रेट से होने का मतलब, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, these are the chemical reactions which takes place neither very fast nor very slow। ना तो ये बहुत फास्ट होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, और इसी तरह के केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो ना बहुत फास्ट हों और ना बहुत स्लो रेट से हों, बट टेक्स प्लेस विद ए मॉडरेट रेट, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन रिएक्शंस हो सकते हैं? फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2 decomposes to give N2 plus 2H2O, ये रिएक्शन इसी टाइप का होगा। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैस टू गिव 2NO2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, ये रिएक्शन भी आपका मॉडरेट रेट से होगा। थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये रिएक्शन भी आपका मॉडरेट रेट से होगा। C12H22O11 प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड है। एक ग्लूकोज है, एक आपका फ्रक्टोज है। दीज आर आइसोमर्स। इन प्रेजेंस ऑफ ACDA रिएक्शन होगा। इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद मॉडरेट रेट। तो मॉडरेट रेट से रिएक्शन होंगे, और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका फोर्थ, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2
ये डिकम्पोज होगा टू गिव H2O प्लस हाफ O2। ये केमिकल रिएक्शन भी मॉडरेट रेट से होगा। ये सब मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैं। जैसे आपका H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, ये भी आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये भी आपका कैसे मॉडरेट रेट से होगा। इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद मॉडरेट रेट। तो ऐसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट रेट से होते हैं, बहुत फास्ट नहीं होते। बहुत फास्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन विच 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इन आयोडीन मॉलिक्यूल 2 आयोडीन एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बिफोर द केमिकल रिएक्शन इनका बॉन्ड ब्रेक होगा। H के बीच जो बॉन्ड है ब्रेक होना है, आयोडीन एटम के बीच जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। उसके बाद इन दोनों कंबाइन होंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड फॉर्म नहीं होना है बल्कि पहले बॉन्ड ब्रेक होगा जो और उसके बाद आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इन रिएक्शंस का रेट बहुत फास्ट ना होकर रिलेटिवली स्लो होगा। सो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद ए मॉडरेट रेट। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बात की है अभी केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की। यहाँ पर आपको रेट पढ़ना है, रेट के साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट पढ़ने हैं, साथ साथ कम्प्लेक्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़नी है। और आउट ऑफ दीज फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रेट के बारे में। रेट के बारे में केमिकल रिएक्शंस 3 तरह की हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और थर्ड आपका रिएक्शंस विद मॉडरेट रेट। वेरी फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शंस की काइनेटिक्स को हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। हमें यहाँ स्टडी करना है काइनेटिक्स ऑफ दोज केमिकल रिएक्शंस विद टेक्स प्लेस विद मॉडरेट रेट। तो देखिएगा रिएक्शंस विद मॉडरेट रेट, रिएक्शंस विद मॉडरेट रेट आर इंपॉर्टेंट फॉर काइनेटिक स्टडी। ये इंपॉर्टेंट हैं और इनमें सबसे पहले अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शंस ये कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A गिव्स B। यहाँ पर हमने A को रिएक्टेंट लिया है, B एक प्रोडक्ट है और आप जानते हैं जब A रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट B में होगा तो A का कंजम्पशन होगा, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा और साथ साथ प्रोडक्ट B का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ B। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में एक डेफिनेट चेंज आएगा इन द डिक्रीज आएगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, देयरफॉर यहाँ पर A का एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा और साथ साथ B के फॉर्मेशन का एक रेट होगा यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B होगा। ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम किसी भी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा रिएक्टेंट का बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और एक डेफिनेट रेट ऑफ अपीयरेंस होता है प्रोडक्ट का बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। So the rate of chemical reaction may be defined either in terms of the rate of disappearance of any reactant or in terms of the rate of appearance of any product। किस तरह से डिफाइन करेंगे वही आपको पढ़ना है। देखिएगा एक्चुअली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस may be defined either in terms of rate of appearance of any one of the reactant, rate of disappearance, very sorry, rate of disappearance
of any one of the reactant or in terms of rate of appearance of any one of the product। यानी किसी भी रिएक्टेंट के रिएक्शन के रेट को आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो भी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए इसेंशियली हमें समझना होगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है और साथ साथ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए समझते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को बाय टेकिंग एग्जांपल। तो देखिएगा, लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन A gives B। ये आपने कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया। हाइपोथेटिकल का मतलब कि मान लिया गया है A कोई रिएक्टेंट है और B कोई प्रोडक्ट है। एक्चुअल में A नाम का कोई केमिकल सब्सटेंस तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया A gives B, ये समझने के लिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा और साथ साथ किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो देखो, ए एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा, तो कंटिन्यूसली विद द पासेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर एट वेरियस टाइम इंटरवल रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन हम मेजर करें और मेजर करने के बाद टाइप के अगेंस्ट उसको प्लॉट कर दें, तो यहाँ पर हमने टाइम लिया है और यहाँ पर रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन, ए को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है विच इंडिकेट्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको हम अगर प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से डिक्रीज होगी। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर t1 पर फ्रॉम द स्टार्टिंग या आफ्टर टाइम t1 फ्रॉम द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज फाउंड टू बी a1 और t2 टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स a2। A1 कंसंट्रेशन था टाइम t1 पर, t2 टाइम पर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A यानी रिएक्टेंट, ये कितना होगा? ये होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A जो कि एक रिएक्टेंट है अपॉन टाइम। देखिए, ए का कंसंट्रेशन अगर आपने लिखना है तो ए को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, बिफोर दिस डेल्टा साइन लगा दें, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप इससे पहले नेगेटिव साइन लगा दें तो ये डिक्रीज और अगर पॉजिटिव लगा दें तो इंक्रीज। तो इन ऑर्डर टू इंडिकेट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए वी में राइट माइनस डेल्टा ए और टाइम टेकन डेल्टा टी है, सो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी becomes the rate of disappearance of A या कोई भी रिएक्टेंट का इस तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस वी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना आएगा? डेल्टा ए होगा आपका A2 माइनस A1, यानी ए की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन। अब चूंकि ए रिएक्टेंट है और इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है, तो ए की फाइनल कंसंट्रेशन A2 आपका लेस होगा, A1 आपका ग्रेटर होगा। तो ये जो डिफरेंस है A2 माइनस A1,
ये डेल्टा ए जो वैल्यू है ये आपका निगेटिव आएगा। और अगर डेल्टा ए का वैल्यू निगेटिव आएगा तो जब डेल्टा ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब रेट आपका पॉजिटिव ही रहना है, ये कभी निगेटिव नहीं होता। इस निगेटिव साइन का मतलब रेट निगेटिव नहीं है, बट दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जो डेल्टा टी है, इस डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा आपका T2 माइनस T1। तो मैं समझता हूं आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस समझ आ गया होगा कि किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम कैसे लिखेंगे और फिर कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब आता है बात कि बी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, विद द पासेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा विद द पासेज ऑफ टाइम, तो हम एट वेरियस टाइम इंटरवल अगर प्रोडक्ट बी का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लें, मेजर कर लें और फिर टाइम के अगेंस्ट उसको प्लॉट करें, तो आपका प्रोडक्ट बी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आएगा। देखिएगा, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, यहां पर अगर हम प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन को प्लॉट करें आफ्टर मेजरिंग एट वेरियस टाइम इंटरवल, तो देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है, इट इज ए प्रोडक्ट। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा प्रोडक्ट का। सपोज दैट आफ्टर टाइम T1 फ्रॉम द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इज फाउंड टू बी B1 एंड आफ्टर टाइम T2 फ्रॉम द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इट बिकम्स B2। ये आपका B का कंसंट्रेशन है T1 टाइम पर, T2 टाइम पर। तो ये B किस रेट से फॉर्म होगा या किस रेट से अपीयर होगा, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा। देखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B ये इक्वल होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम। चेंज को लिखते हैं डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, साइन पॉजिटिव लगा दें, इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B। ये आपका हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट B। तो किसी भी प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस आप इस तरह लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टाइम। क्लियर। ये जो वैल्यू ऑफ डेल्टा बी है ये कितना होगा, देखिए वैल्यू ऑफ डेल्टा बी चेंज इन कंसंट्रेशन, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनली माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी इनिशियली। अब चूंकि बी का कंसंट्रेशन फाइनल T2 टाइम पर ग्रेटर होगा और इनिशियल T1 टाइम पर लेस होगा, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इंक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम। तो अगर आपका B2 ग्रेटर है और B1 आपका लेस है, तो डेल्टा B का जो वैल्यू है ये आपका पॉजिटिव आएगा और डेल्टा T टाइम इट इज T2 माइनस T1। क्लियर है। अब देखिए डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा बाई कैलकुलेशन, तो ये प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। इसका मतलब रेट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, रेट इज नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है। यहां तक हमने पढ़ा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब हम इनके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये जो आपने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया था A gives B, ये है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ A 1 है, कोफिशिएंट ऑफ B भी 1 है। इसका मतलब स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, है ना। दिस इंडिकेट्स दैट 1 मोल A अगर डिसअपियर होगा, कंज्यूम होगा, तो इन द सेम टाइम 1 मोल B का फॉर्म होगा। क्लियर। 1 मोल A कन्वर्ट होगा 1 मोल B में, बिकॉज द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बोथ आर सेम। साथ साथ अगर 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल B बनेगा, तो x मोल A रिएक्ट करके x मोल B बनाएगा। ठीक है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिसअपियर, सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिसअपियर होगा और उतना ही मोल प्रोडक्ट B का फॉर्म होगा,
इसके मायने ये हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी होना है। क्लियर? जिस रेट से ए डिसअपियर होगा रिएक्टेंट, सेम रेट से प्रोडक्ट बी अपीयर होगा, और यही यूनिक रेट इन सच केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल रहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के, एंड दिस यूनिक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। कोफिशिएंट इक्वल है, 1 मोल ए का रिएक्ट करेगा 1 मोल बी बनेगा, x मोल ए का रिएक्ट करेगा x मोल बी का बनेगा, 2 मोल ए रिएक्ट करेगा 2 मोल बी बनेगा। यानी जिस रेट से ए डिसअपियर होगा सेम रेट से प्रोडक्ट बी फॉर्म होगा, एंड दिस यूनिक रेट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात की जाए तो सिंबॉलिकली ये कितना होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, अभी पीछे हमने पढ़ा है। माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनमें आप किसी एक का नॉलेज है तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये यहां पर हमने कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखा है। गैसियस रिएक्शंस के केस में हम कंसंट्रेशन को गैस के पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, कंसंट्रेशन may also be expressed in terms of पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर हम कंसंट्रेशन को लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अबव रिएक्शन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टाइम। ठीक है, डेल्टा मीन्स चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, और इक्वल होगा प्लस डेल्टा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। क्लियर? तो इस तरह पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी हम रेट को लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर इन दोनों एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म से पहले हमने निगेटिव साइन लगाया है। इस निगेटिव साइन का मतलब रेट निगेटिव नहीं है। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन, क्या मतलब है फिर इस निगेटिव साइन का? कोई पूछ ले कि भाई ये आपने निगेटिव साइन क्यों यहां पर लगाया हुआ है, तो निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? निगेटिव साइन इन द above expression does not mean the rate is negative, rather it indicates the decrease in कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो आपका निगेटिव साइन है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाले डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब निगेटिव रेट नहीं होता, क्योंकि डेल्टा पी ए का वैल्यू या डेल्टा ए का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो निगेटिव आएगा, और वो माइनस साइन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा रेट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये आपने समझा है निगेटिव साइन का यहाँ मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, और किस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। चलिए यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा रेट ए गिव्स बी जो रिएक्शन लेकर के हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अगर एक जनरल रिएक्शन ले लिया जाए, एग्जाम्पल A प्लस बी गिव्स C प्लस D,
स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑल्सो इक्वल, अभी भी इक्वल है, लेकिन अब आपके दो रिएक्टेंट हैं और साथ साथ दो प्रोडक्ट हैं, और आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हर एक रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म्स में और हर एक प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस ये इक्वल होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। चूंकि यहां पर बी भी आपका रिएक्टेंट है तो इसका भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी डिक्रीज होगा। ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट, ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी के इक्वल भी ये होगा। सिंबल में हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर भी कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये इक्वल होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एंड ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से हम रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए रेट हमने पढ़ लिया, रेट को हमने समझा है, और साथ साथ अब रेट का यूनिट क्या होगा ये देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, क्योंकि यूनिट जानना भी जरूरी है। देखिए रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये आपका रेट है। कंसंट्रेशन का यूनिट अगर आप मोल पर लीटर ले रहे हैं और टाइम को मैं टाइम ही लिख रहा हूं, जो आपका सेकेंड में भी हो सकता है, जो आपका मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, तो आपका रेट इज इक्वल टू दिस। तो आपका यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और अगर आपने कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में ना लिख करके पार्शियल प्रेशर में लिखा है, इफ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस ही के केस में पार्शियल प्रेशर में लिखा जा सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं। और पार्शियल प्रेशर का यूनिट अगर एटमॉस्फेयर है तो आप लिखेंगे एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम और यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। तो ये बात हो गई आपका रेट की, नोट करिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा, साथ साथ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है। अब देखिए अभी तक जो हमने रेट लिखा है वो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए वेयर द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर सेम, जहां पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब हम उन केमिकल रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं वेयर द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट। नोट कर लिया होगा आपने, साथ साथ नोट करते चलिए, नोट बनाते चलिए। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वेयर द स्टिचियोमेट्रिक coefficients
आर डिफरेंट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट हो, तब आप रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए, ऐसे रेट को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये एग्जाम्पल मैंने लिया। इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन ये होगा आपका माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट टाइम। सपोज दैट इट इज फाउंड टू बी x मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैंने इन दिस केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट किया। सपोज दैट इट इज फाउंड टू बी x मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? ये होगा आपका माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अब आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप जानते भी हो कि देखिए यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन 3 है। ये आप 11th क्लास के चैप्टर स्टिचियोमेट्री मोल कंसेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर वहां से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 1 कोएफिशिएंट है नाइट्रोजन का, 3 कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन का, इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, या 2 मोल हाइड्रोजन 6 मोल 2 मोल नाइट्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, या फिर आप कह सकते हैं x मोल नाइट्रोजन 3x मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो इन द सेम टाइम अगर इसका x मोल डिसअपियर होगा तो इसका 3x मोल डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन अगर x मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो हाइड्रोजन के डिसअपियर होने का रेट 3 टाइम्स ग्रेटर होगा, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी 3x। अगर ये हमने लिया है x मोल पर लीटर पर सेकेंड तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस 3x मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से मैं x का वैल्यू देखना चाहूं कितना आएगा, तो ये 3 इस तरफ आ जाएगा, तो ये -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T होगा। ये मैंने x कैलकुलेट कर लिया है। तीसरा, अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखें तो देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस कितना होगा, प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन से, फॉर्म करेगा 2 मोल अमोनिया, तो x मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3x मोल हाइड्रोजन के साथ और 2x मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। x मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3x मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म 2x मोल अमोनिया। तो अगर इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस x मोल पर लीटर पर सेकेंड है, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस 3x मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ये आपका 2x मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। यहां से अगर हम x का वैल्यू ले जानना चाहें तो ये आपका +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T आएगा। ये तीनों वैल्यू चूंकि x के हैं इक्वल है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन 1 है। मैं यहां पर इसको कोएफिशिएंट ऑफ अभी तक क्या लिखा है, इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन 1 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, 1 से डिवाइड कर दूं ये आ जाएगा आपका। आपने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन था ऊपर 3x, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, x बन गया। आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया था 2x,
जब आपने इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बिकम्स इक्वल टू x। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हैं कि रेट ऑफ disappearance of nitrogen when divided by their stoichiometric coefficient 1, when rate of disappearance of hydrogen divided by their stoichiometric coefficient 3, rate of formation of ammonia divided by their stoichiometric coefficient 2, they all becomes equal, and this unique rate in such chemical reactions is called the rate of reaction। ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है, जब हम किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को उसके अपने स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में? ये इक्वल होगा -1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। यानी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हमने स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, it becomes equal to rate of reaction when the rate of appearance of product divided by their stoichiometric coefficient 2, it also becomes equal to the rate of reaction in cases where the stoichiometric coefficients are different, where the stoichiometric coefficients are different। तो इसी को अगर हम लैंग्वेज में लिखते हैं, लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां पर रेट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन था N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल होगा 1/1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ disappearance of hydrogen also equal to 1/2 rate of appearance of NH3। इनमें से किसी का भी आपको नॉलेज है तो बाकी सभी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही रिप्रेजेंटेशन फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन आपका N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ये रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल होगा -1/N1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T -1/N2 रेट ऑफ 1/N2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। यानी आप ये कह सकते हैं कि देखिए माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, कोएफिशिएंट N1 है, डिवाइड कर दिया, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से आपका माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी व्हेन डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2, इट बिकम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली प्लस, चूंकि C आपका प्रोडक्ट है, +1/M1 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ऑल्सो इक्वल टू +1/M2 डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। इस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस के रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ disappearance of reactant and also in terms of rate of appearance of any product। चलिए एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, उसके लिए जरा लिख करके दिखाइएगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। ये है आपका क्वेश्चन, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of
वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन है आपका 5 ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन 6 हाइड्रोजन आयन गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। लिखिए, ये रिएक्शन लिखा है, इसका हमें रेट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। रेट को रिप्रेजेंट करना है जिस टाइप से हमने जनरल रिएक्शन N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D के लिए लिखा है, सिमिलरली इस रिएक्शन के रेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखते हैं, समझिए, सोचिए, फिर ट्राई करिए, लिखिए, साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूं और आप चेक करते जाइए। सबसे पहले अगर हम ब्रोमाइड आयन के टर्म्स में बात करें तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ब्रोमाइड आयन इज अ रिएक्टेंट, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन होगा माइनस डेल्टा ब्रोमाइड आयन अपॉन डेल्टा टी। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 5 है, व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 5 इट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ ब्रोमेट आयन आपका 1 है, तो -1/1 डेल्टा ब्रोमेट आयन अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली H आयन इज ऑल्सो ए रिएक्टेंट, सो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H आयन ये होगा माइनस डेल्टा H आयन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। द कोएफिशिएंट इज 6, व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 6 it also becomes equal to the rate of reaction। ब्रोमीन आपका प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली साइन आपका पॉजिटिव आएगा। इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, व्हेन दिस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 3 इट आल्सो बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर आपने देखा है, अभी तक मैंने इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ वाटर रिप्रेजेंट नहीं किया है, ओनली हमने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ ब्रोमाइड आयन, ब्रोमेट आयन, H आयन एंड ब्रोमीन। Because water is highly concentrated substance and there is a negligible change in the concentration of water during the chemical reaction, so the rate of chemical reaction cannot be expressed in terms of the change in concentration of water। तो आप एक नोट भी लिख सकते हैं, rate of reaction cannot be expressed in terms of the change in concentration of water, because during the chemical reaction change in concentration is negligible। चेंज इन कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वाटर के कंसंट्रेशन में एक नेग्लिजिबल चेंज आता है, बिकॉज द वाटर इज हाईली concentrated, so the rate of reaction cannot be expressed in terms of the change in concentration of water। ये मसला है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा एक क्वेश्चन लेते हैं। आप समझते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, बढ़िया से समझते रहिए, एक एक स्टेप करके सीखते रहिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाइए। तो एक आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, फॉर ए केमिकल रिएक्शन
for a chemical reaction, 2 iodide ions plus Cl2 gives 2 chloride ion plus I2. It is a chemical reaction. Is essentially या initially the concentration of iodide ions was 0.1 mole per liter per second. इनिशियली आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन ये था 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, which becomes 0.06 mole per liter after per second नहीं रेट होता है, सॉरी. Initially the concentration of iodide ions was 0.1 mole per liter, which becomes 0.06 mole per liter after 20 seconds. Calculate the rate of disappearance of iodide ions and also the rate of reaction. आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड आयन कैलकुलेट करना है, साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है फॉर द अबव रिएक्शन वेयर वी हैव ए डाटा अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन विच इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट. तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं, आप सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. जिस तरह से अभी हमने रिप्रेजेंट किया है, रेट कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है आयोडाइड आयन का एट 2 डिफरेंट टाइम. इनिशियली 0.1 मोल पर लीटर, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स 0.06 मोल पर लीटर. तो चेंज कर आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड आयन. रिएक्शन है 2 आयोडाइड आयंस प्लस Cl2 gives 2 क्लोराइड आयन प्लस I2. ये आपका रिएक्शन है. रिएक्शन ये है आयोडाइड आयन की इनिशियल कंसंट्रेशन ये 0.1 मोल पर लीटर है. फाइनली इट बिकम्स इक्वल टू 0.06 मोल पर लीटर. Change in concentration of iodide ion is found to be iodide ion concentration finally minus iodide ion concentration initially. It is equal to 0.06 minus 0.1 यानी minus 0.04 mole per liter is the change in concentration of iodide ion. Time taken is given as 20 seconds. Rate of disappearance of iodide ions minus delta iodide ions upon delta T. तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.04 अपॉन टाइम टेकन 20. कैलकुलेट करेंगे 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड आयंस आएगा. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड आयंस ये आपका है. एक पार्ट हुआ. दूसरे में आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखिए रिएक्टेंट है आयोडाइड आयन हुज स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2. तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आयोडाइड आयन, तो देखो माइनस आएगा साइन, डेल्टा आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T आएगा.
कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स दिस। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है ये वाला वैल्यू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइड आयन, ये आया। तो आपका 1/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 या 1 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मैंने लिख दिया है। तो ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइड आयन रिएक्टेंट, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? यहां तक सब समझ आ रहा है? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, देखिए थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सिंपल क्वेश्चन, जिस तरह के लास्ट ईयर्स में आते रहे हैं काफी क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट आपने कर लिया हो तो। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly represent the rate of reaction N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ O2। इस रिएक्शन का रेट कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको देखना है। ए है आपका प्लस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, बी आपका ऑप्शन है -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, तीसरा ऑप्शन है सी प्लस डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, और डी आपका ऑप्शन है +2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ये है जी। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि अमंग दीज विच वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को ठीक से करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल N2O5 is a reactant, therefore the concentration of N2O5 decreases with the passage of time, so the negative sign must be included before the change in concentration of N2O5। ये नहीं हो सकता। दूसरा NO2 प्रोडक्ट है, साइन पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका N2O5 के टर्म्स में है। N2O5 रिएक्टेंट है, साइन निगेटिव तो रहेगा, लेकिन N2O5 का कोफिशिएंट आपका 1 है और यहां हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इट इज नॉट ए रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड, NO2 आपका प्रोडक्ट है, साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोफिशिएंट आपका 2 है, जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तब ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इट इज नॉट ए रेट ऑफ रिएक्शन। और लास्ट में ऑक्सीजन का चूंकि एक प्रोडक्ट है, साइन पॉजिटिव आना है, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, और साथ साथ आपका कोफिशिएंट है 1/2, तो आपका 1 और 1/2 से डिवाइड किया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये +2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के रेट को लिखेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आप देखेंगे आते रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये आपका हुआ रेट का रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन के टर्म्स में, ये होगा। कोफिशिएंट आपका 1/2 था, आपने इसको 1/2 से डिवाइड किया, तो ये 2 इंटू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। नोट करते रहें साथ साथ। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, फिर इस आज के वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट में यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन 5 मिलीलीटर वॉल्यूम है, contains 1 into 10 की पावर -7 moles of H+ ions. If the rate of disappearance of
H plus ions, rate of disappearance of H plus ions in the drop from the drop is 2 into 10 की पावर 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द टाइम required for complete disappearance of H plus ions from the drop. H plus ions को इस ड्रॉप में से कंप्लीटली डिसअपियर होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. जबकि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच आयन गिवन है और साथ साथ आपको इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एक तरह से ड्रॉप में गिवन है. क्वेश्चन मिटा दें. हो गया, नोट कर लिया है. चलिए स्टार्टिंग में देखिएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इन द बिगिनिंग, तो ये आप जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. नंबर ऑफ मोल वो लिखा हुआ 1 इंटू 10 की पावर -7. लीटर में वॉल्यूम लेंगे 5 ml है तो 5 अपॉन 1000 या 5 इंटू 10 की पावर -3. तो यहां से ये 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन आ जाएगा. डिवाइड करके आप देख सकते हैं ये 10 अपॉन 5 है ना, इंटू 10 की पावर -5. तो ये आपका रेट कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इनिशियली. जब ये एच आयन ड्रॉप से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा तो एच आयन कंसंट्रेशन बिकम्स 0. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन is equal to H ion concentration finally minus H ion concentration initially. It becomes equal to 0 minus 2 into 10 की पावर -5, यानी माइनस का 2 into 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स is the change in concentration of H ion. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट क्या होता है, जिस तरह से एच आयन है ये होता है आपका माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेल्टा टी. आपने पढ़ते आ रहे हैं काफी देर से. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच आयन कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 की पावर 5 विद नेगेटिव साइन अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी है. यहां तक आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लें यहां तक. आगे मैं डेल्टा टी कैलकुलेट कर देता हूं, क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा. चलिए सब क्लियर है यहां तक. इसी तरह समझते जाइए, नोट करते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए. ये है आपका डेल्टा टी. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 6. 2 कैंसिल, टाइम आ गया 10 की पावर -11 सेकेंड्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज. आप नोट कर सकते हैं. यहां तक आपने समझ लिया है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. क्लियर है. चलिए बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन मैं और लिखूंगा, आपने नोट कर लिया हो तो चलिए नोट कर लीजिए. हो गया. चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं यहां पर. मैं यहां पर लिख देता हूं, इन ए केमिकल रिएक्शन in a chemical reaction
N2 plus 3H2 gives 2NH3, the value of plus delta NH3 upon delta T is 1.5 into 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये कैलकुलेट करना है। अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, बताइए कैसे करेंगे। देखो यहां पर आपको अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ये प्लस दिस, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें हाइड्रोजन के टर्म्स में, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें अमोनिया के टर्म्स में, वो दोनों इक्वल होंगे। तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और अमोनिया के टर्म्स में +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे हो तो सेम ही रहेगा। हमें कैलकुलेट करना है माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, तो ये 3 को उस तरफ ले जाते हैं, ये +3/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T हो गया। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये लिखा हुआ है, ये आपका है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा। तो इस तरह आपको रेट लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, और साथ साथ कुछ और क्वेश्चन रेट से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे, और एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।